हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर एंड बायोलॉजी मेंटोर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिंप्लेक्स में। मैं आपके लिए लेकर आई हूं वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं जिनका नाम क्या है, अल्फांसो कॉर्टी। तो आइए यहाँ अल्फांसो कॉर्टी की हम लोग बायोग्राफी देखेंगे। इस फोटो को आप लोग अच्छे से पहचान लीजिए। ये है कौन? अल्फांसो कॉर्टी हैं, जिनका बर्थ हुआ था 1822 में और इनका डेथ कब हुआ था? 1888 में हुआ था। अल्फांसो कॉर्टी इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। इनका बर्थ 1822 में हुआ था और ये स्टडी कर रहे थे किस पर? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स पर। किस पर स्टडी कर रहे थे? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स पर। बाद में इनका अटेंशन गया था, इनका ध्यान गया था मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पर और इन्होंने 1851 में एक पेपर और इन्होंने पब्लिश किया था एक पेपर जिस पर डिस्क्राइब किया था एक स्ट्रक्चर को और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या था? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। इन्होंने एक पेपर पर डिस्क्राइब किया कि एक स्ट्रक्चर होता है जो लोकेटेड करता है बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ दी कॉकलिया पर, जिसमें हेयर सेल होते हैं जो कन्वर्ट करता है साउंड वाइब्रेशन को नर्व इंपल्सेस में। वो जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे वो कौन सा स्ट्रक्चर था? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी था। ये आपको ध्यान रखना है। एंड इनकी डेथ कब हुआ था? 1888 में। तो देखिए अब तो जो पहले हम लोग कुछ सेंसरी ऑर्गन पढ़ने रहते थे लाइक ईयर एंड आईज पढ़ना रहता था, अब आपके सिलेबस से हट गया है। तो आपके ईयर में ये दिया हुआ था जो बेसिलर मेम्ब्रेन होता है कॉकलिया का, उसी में हेयर सेल होते हैं जो कि साउंड वाइब्रेशन को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं और वो स्ट्रक्चर का नाम क्या था? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सी टाइप का रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है, लाइक लोअर इन्वर्टिब्रेट में क्या होंगे, लाइक की जो एक्वेटिक फॉर्म में होंगे उनमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा, वर्टिब्रेट्स में क्या रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के क्या मैकेनिज्म है, इंस्पायरेशन के क्या मैकेनिज्म है, एक्सपायरेशन के क्या मैकेनिज्म है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज किसके किसके बीच में होते हैं, कौन कौन से स्टेप है गैसेस के एक्सचेंज का, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट है कौन करता है और कितना परसेंट करता है, लाइक आरबीसी कितना परसेंट करती है, प्लाज्मा कितना परसेंट करती है, बाइकार्बोनेट कितना परसेंट करती है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। कौन कौन से वो सिस्टम है जो हमारे रिस्पायरेशन को रेगुलेट करते हैं, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर देखेंगे एंड यहाँ पर हम लोग न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें यहाँ देखेंगे। एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पायरेटरी के डिसऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे लाइक अस्थमा, एम्फाइसेमा एंड ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर देखेंगे। तो चलिए हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन में डिफरेंस क्या है। आपके एनसीईआरटी में ब्रीदिंग को ही कॉमनली रिस्पायरेशन बोल दिया गया है, जबकि ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन में एक मेजर डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे। जो आपका रिस्पायरेशन है यह कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जबकि जो ब्रीदिंग है वो सिंपल प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग में सिर्फ क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, लाइक एटमॉस्फेयर से कहाँ पर आएगा? आपके एल्बुलाई में एंड एल्बुलाई से आपके एटमॉस्फेयर में जाएगा। मतलब आपने नॉर्मली कोई एयर को इनहेल किया और एक्सहेल कर दिया, यही आपका क्या है? ब्रीदिंग है। एंड ब्रीदिंग में आपके रिस्पायरेशन के कुछ ही पार्ट इन्वॉल्व होंगे, आपके रिस्पायरेटरी के कुछ ही पार्ट इन्वॉल्व होंगे, जबकि रिस्पायरेशन में आपके बॉडी का हर एक सेल इन्वॉल्व होता है। और जो रिस्पायरेशन है वो कैसी प्रोसेस होती है? वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। जो ब्रीदिंग है वह एक फिजिकल प्रोसेस है और जो आपका रिस्पायरेशन है वह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है।
क्योंकि ब्रीदिंग में नॉर्मली आप एयर को इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सहेल कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे ना तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ना तो बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही, इस वजह से ये फिजिकल प्रोसेस है। जबकि रिस्पायरेशन आपके बॉडी की हर एक सेल के पास हो रही होंगी, तो वहां पर क्या होता है, बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एटीपी बनेगा। अब देखिए, जो ब्रीदिंग है उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, जबकि रिस्पायरेशन में एनर्जी यूटिलाइज भी होता है और रिलीज भी होता है। जो ब्रीदिंग होती है ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, जबकि रिस्पायरेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर प्रोसेस दोनों होता है। तो ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन में बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी यहाँ पर ब्रीदिंग को ही कॉमनली रिस्पायरेशन कह रही है, इसलिए मैंने सोचा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है वो हम लोग देखेंगे। देखिए, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जाता है, किस लिए, इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। जो ऑर्गेनिज्म है ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है इनडायरेक्टली, किसको ब्रेक करने के लिए, सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को, और उससे जो एनर्जी मिलती है उससे वो वेरियस फंक्शन एंड एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो आपका जो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा एंड एनर्जी आपको मिलेगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसी होती है, हार्मफुल होती है, इसे बॉडी से रिलीज होना बहुत ही जरूरी होगा। तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस से आपकी बॉडी की सेल ने जो रिस्पायरेशन किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होगा, तो बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। अब देखिए, एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल्स, मतलब लगातार ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है सेल्स को और सेल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वो बाहर रिलीज होता है। दिस प्रोसेस ऑफ, देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग क्या है कि जो एक्सचेंज होता ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी की सेल प्रोड्यूस करती है उसे ये क्या कहेंगे, ब्रीदिंग कहेंगे। ब्रीदिंग को कॉमनली क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पर वेरी करता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, डिपेंड किस पर करता है, मेनली ऑन देयर हैबिटाट। इनका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है एंड उसकी जो मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है वो कहाँ पर रह रहा है, वो वाटर में रह रहा है या लैंड पर रह रहा है। दूसरा क्या है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि उसका जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, उस बेसिस पर इसका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो डिफरेंट होगा। चलिए पहला एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी का। जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक स्पंजेस, सीडेंट्रेट एंड फ्लैटवर्म, इनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो इंटायर बॉडी सरफेस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जैसे मान लीजिए जो लोअर इनवर्टिब्रेट की मान लो ये बॉडी है, अब इनके पूरे बॉडी से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है इंटायर बॉडी से। तो ये आपको ध्यान रखना है, लोअर इनवर्टिब्रेट में इंटायर बॉडी से, तो हम इसे बोल सकते हैं जनरल बॉडी सरफेस। हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है अर्थवर्म। जो अर्थवर्म है उनमें रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट की बात करें तो इसमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं या फिर इन्हें हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। एंड वहीं पर हम लोग बात करते हैं, एक चीज आपको और ध्यान देना है
कि जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपके कितने एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल हो गए, फोर्थ एग्जाम्पल आपका है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का। जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का होते हैं उसमें रिस्पायरेशन बाय गिल्स होता है। गिल्स के लिए आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। जो गिल्स होता है इसे कहते हैं स्पेशल वास्कुलराइज स्ट्रक्चर। जो स्पेशल वास्कुलराइज स्ट्रक्चर है वो गिल्स होता है। अगर बाय गिल्स रिस्पायरेशन होगा तो उन्हें हम ब्रैंकियल रिस्पायरेशन कहेंगे। एंड वहीं पर बात करते हैं वास्कुलराइज्ड बैग का। जो वास्कुलराइज्ड बैग होता है वो लंग्स को कहते हैं। स्पेशल वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कहे तो गिल्स होगा, बाय गिल्स होगा तो ब्रैंकियल रिस्पायरेशन होगा। एंड वास्कुलराइज्ड बैग कहे तो वो लंग्स होगा। अगर बाय लंग्स रिस्पायरेशन होगा तो इन्हें पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहेंगे। अब बात करते हैं टेरिस्ट्रियल फॉर्म का, जो लैंड पर रहते हैं। ये आपका 5th नंबर का एग्जांपल हो गया टेरिस्ट्रियल फॉर्म। तो जो लैंड पर होते हैं वो रिस्पायरेशन किससे करते हैं, तो वो लंग्स से रिस्पायरेशन करेंगे। एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का बाय गिल्स करेंगे, जबकि जो लैंड पर इंसेक्ट होंगे वो सब कैसे करेंगे, आपका बाय लंग्स करेंगे। इसके अलावा जो आपका वर्टिब्रेट है, ये आपका 6 नंबर का एग्जांपल है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में आपका क्या क्या आ जाएगा, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल। जिसमें से जो फिशेज होती हैं वो रिस्पायरेशन बाय गिल्स करती हैं। इसके अलावा एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ये रिस्पायरेशन बाय लंग्स करेंगे। तो आइए देखिए, वर्टिब्रेट फिशेस यूज गिल्स whereas amphibian, reptiles, birds and mammals respire through the lungs. एम्फीबियन लाइक फ्रॉग की बात करें तो रिस्पायरेशन करते हैं मॉइस्ट स्किन से। अगर बात करते हैं एम्फीबियन लाइक फ्रॉग का तो रिस्पायरेशन मॉइस्ट स्किन से करते हैं, तो इन्हें हम क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहेंगे। जो फ्रॉग होते हैं ये वाटर में रहते हैं तब कैसे रिस्पायरेशन करते हैं, लैंड पर रहते हैं तब कैसे रिस्पायरेशन करते हैं, ये हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं जब फ्रॉग को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के रिस्पायरेटरी सिस्टम का, तो ह्यूमन के रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है, देन नेजल पैसेज होता है, देन नेजल चैम्बर होता है, देन फेरिंग्स होता है, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया होता है, देन ब्रोंकाई होता है, लाइक प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड डक्ट ऑफ एल्व्यूलाई एंड एल्व्यूलाई होता है। ये पूरा पाथवे है। तो आइए यहाँ पर एक एक चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। जो ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम है, देखिए जरा, वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। हमारे पास एक पेयर, ये जो दिख रहा है ये क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, जिसकी ओपनिंग कहां पर होती है, एबव द अपर लिप्स। हमारे अपर लिप के जस्ट ऊपर होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल की ओपनिंग। अब देखिए, लीड्स टू अ नेजल चैम्बर। ये नेजल चैम्बर में जाती है किससे होते हुए, नेजल पैसेज से होते हुए। मतलब पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, देन नेजल पैसेज, देन नेजल चैम्बर। एंड द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स। नेजल चैम्बर कहाँ ओपन होता है, फेरिंग्स पे ओपन होता है। जो फेरिंग्स होता है ये कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए। फेरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स रीजन से होते हुए कहां पर, ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया तक का पाथवे क्या क्या हुआ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। देखिए जो लैरिंग्स होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो कि हेल्प करता है साउंड के प्रोडक्शन में। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो हेल्प करता है साउंड के प्रोडक्शन में, जिसे साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहा जाता है। देखिए, ड्यूरिंग swallowing ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। देखिए, जब हम फूड की swallowing करते हैं
जब हम फूड की स्वॉलोविंग करते हैं तो जो हमारी ट्रैकिया होती है, ये है हमारी ट्रैकिया। इस ट्रैकिया के ऊपर क्या पाई जाती है? एपिग्लॉटिस पाई जाती है। और इसके जस्ट पीछे होती है क्या? इसोफेगस होती है। जैसे ही हम फूड को निगलते हैं, स्वॉलोविंग करते हैं, जो एपिग्लॉटिस है इस ट्रैकिया के ओपनिंग को क्या करती है? इस तरह से ढक लेती है, कवर कर लेती है, जिसकी वजह से जो फूड है वो ट्रैकिया में ना जाकर कहाँ जाते हैं? इसोफेगस में जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लैरिंग्स है वो कार्टिलेजिनस बॉक्स होती है, मतलब कार्टिलेज की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ देखिए, एपिग्लॉटिस का काम क्या है? ये प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स रीजन, मतलब ये फूड के एंट्री को रोकती है लैरिंग्स में जाने पर, क्योंकि लैरिंग्स के बाद आपका क्या है? ट्रैकिया है। अब बात करते हैं ट्रैकिया का। जो ट्रैकिया होती है वह एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो एक्सटेंड करती है कहां तक? मिड थोरेसिक कैविटी तक। ट्रैकिया कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है? नेक टू मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड करती है। और ये डिवाइड कहां पर होती है? लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। जो ट्रैकिया है वो लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में डिवाइड करती है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। Each bronchi undergoes repeated division to form the secondary bronchi, tertiary bronchi and bronchioles, and then ending up in very thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles supported by incomplete cartilaginous ring. देखिए, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहां से कहां तक पाई जाती है? ट्रैकिया से लेकर के आपका इनिशियल ब्रांकियोल तक। इंपॉर्टेंट है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहां से कहां तक पाई जाती है? ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रांकियोल तक। Each terminal bronchiole give rise to a number of a very thin, irregular wall and vascularized bag-like structure called alveoli. alveoli के लिए देखिए क्या क्या दे रहा है। alveoli जो है ये बहुत ही थिन इरेगुलर वॉल होती है, वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वुलाई। आपको एक बात और ध्यान रखना है, जो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वुलाई है इनको एक साथ हम क्या कहते हैं? लंग्स कह देते हैं। मतलब ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड एल्वुलाई एक साथ इन्हें हम क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। एंड वी हैव टू लंग्स। हमारे पास कितने लंग्स है? टू लंग्स है, या फिर कहें वन पेयर लंग्स होता है। और ये कवर्ड होता है डबल लेयर प्लूरा, और इसकी जो कवरिंग है उसका नाम क्या है? प्लूरा। हमारी जो लंग है वो दो लेयर के द्वारा कवर्ड होती है, और इन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड होते हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं लंग सरफेस से। जो आउटर प्लूरा होता है वो, चलिए उसको बाद में देखेंगे, पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये जो आपको दिखाया गया है ये आपके लंग्स का स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये एपिग्लॉटिस है, ये लैरिंग्स, ये आपको एपिग्लॉटिस दिखाया गया है, पहचान लीजिए। ये जो इस तरह है ये एपिग्लॉटिस है। ये आपका लैरिंग्स रीजन दिखाया गया है। ये आपका ट्रैकिया है, और आपका जो ट्रैकिया है वो देखिए एक्सटेंड कहां से कर रही? नेक टू मिड थोरेसिक कैविटी। इस मिड थोरेसिक कैविटी पर बाइफर्केट हो रही है फिफ्थ लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा पर, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। अब देखिए ये जो आपको दिखाया गया ये डबल वॉल्ड, ये देखिए ये है प्लूरल मेम्ब्रेन है। अब इनके बीच में ये सब जो पाया जा रहा है ये क्या है? प्लूरल फ्लूइड है जो कि फ्रिक्शन से बचाती है लंग्स को। एंड देखिए ये सब जो आपको दिखाया गया ये ब्रोंकियोल है, और ये सब जो आपको इस तरह से गोल गोल दिखाया गया है ये क्या है? एल्वुलाई है। और ये पहला ये देखिए ये इसे क्या बोला जा रहा है? ब्रोंकस बोला जा रहा है। और ये है रिब का कट एंड है, और ये जो आपका है ये लंग्स दिखाया गया है। ये आपका राइट लंग्स है, ये आपका लेफ्ट लंग है, और यहां पर देखिए आपका हार्ट सिचुएटेड है। अब बात करते हैं जो हमारे लंग्स होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है ये क्लोज कांटेक्ट होता है किसके साथ? थोरेसिक, क्लोज कांटेक्ट विद थोरेसिक
थोरेसिक लाइनिंग। और वहीं पर बात करते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन का, तो किसके कांटेक्ट में होती है? लंग सरफेस की। आउटर वाली जो थोरेसिक कैविटी होती है, जो उसकी लाइनिंग होती है, उसके कांटेक्ट में होती है, जबकि जो इनर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग सरफेस के कांटेक्ट में होती है। अब देखिए बात आती है कि कंडक्टिंग जोन क्या है और एक्सचेंजिंग जोन क्या है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रांक्यूल तक के पार्ट को हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रांक्यूल तक कौन कौन आ जाएंगे? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रांक्यूल एंड टर्मिनल ब्रांक्यूल, ये आपके कंडक्टिंग जोन में आ जाएंगे। और आपके एक्सचेंजिंग जोन में सिर्फ डक्ट ऑफ एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई आता है। चलिए देखते हैं। द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रांक्यूल, इन्हें हम एक साथ क्या कह देंगे? कंडक्टिंग पार्ट। whereas alveoli and their duct, alveoli और इसके डक्ट को हम रिस्पायरेटरी और एक्सचेंजिंग पार्ट कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम का। तो कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक हो गया आपका? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रांक्यूल हो गया। और एक्सचेंजिंग पार्ट आपका क्या क्या हो गया? डक्ट ऑफ एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई हो गया। ठीक, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट। अब बात करते हैं जो कंडक्टिंग पार्ट है इसका फंक्शन क्या है। जो कंडक्टिंग पार्ट है इसका काम होता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक ट्रांसपोर्ट करना। तो पहला फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई। एंड सेकंड क्या हो गया? क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। और ये क्या करता है? एयर को क्लियर भी करता है, एयर को फिल्टर करने का भी काम करता है। एंड ये इसका सेकंड फंक्शन हुआ। थर्ड क्या करता है? ये ह्यूमिडिफाइज करता है, मतलब एयर को ये मॉइस्ट करता है। एंड इसका जो फोर्थ पॉइंट हो गया, ब्रिंग एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। और ये जो एयर का जो एक्सटर्नल एयर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वलाइज भी करता है। ये सारे फंक्शन किसके हो गए? कंडक्टिंग का। पहला तो ये एयर को ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से कहां तक? एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई तक। दूसरा ये एयर को फिल्टर करता है। तीसरा ये क्या करता है? एयर को मॉइस्ट करता है। चौथा क्या करता है? उस एयर के टेम्परेचर को हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करता है। वहीं पर बात करते हैं एक्सचेंजिंग पार्ट का, तो एक्चुअल में जो डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कौन से पार्ट में होता है? वो होता है एक्सचेंजिंग पार्ट में, बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो गैसेस का एक्सचेंज एक्चुअल में O2 एंड CO2 का ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में कहां पर होता है? एक्सचेंजिंग पार्ट में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लंग्स है, ये कहां सिचुएटेड होता है? थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होता है। ये एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। ये एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है, आपको ध्यान रखना है। अब ये बनता कैसे है? जो थोरेसिक चैम्बर है, जो रिबकेज है, जहां पर हमारा लंग्स सिचुएटेड है, बनता कैसे है? तो देखिए जो डॉर्सल में होती है वर्टिब्री होती है, वेंट्रल में क्या होती है? स्टर्नम होती है, एंटीरियर में क्या होती है? क्लेविकल होती है, पोस्टीरियर में क्या होती है? डायाफ्राम होती है, और लैटरल में क्या होती है? रिब्स होती है। ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? एयर टाइट चैम्बर बनाते हैं, रिबकेज बनाते हैं, जहां पर हमारा लंग्स सिचुएटेड है। तो आइए देखते हैं। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली। जो थोरेसिक चैम्बर है वो डॉर्सली किसकी बनी होती है? तो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम की बनी होती है। वेंट्रली किसकी बनी होती है? तो वेंट्रली स्टर्नम की बनी होती है। थर्ड बोले लैटरली किसकी बनी होती है? तो लैटरली रिब्स की बनी होती है। एंड फोर्थ बोले लोअर साइड में क्या होता है? तो लोअर साइड में डोम शेप का डायाफ्राम होता है। देखिए एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ द लंग्स इन थोरैक्स in such that any change in volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs। मतलब अगर कोई भी चेंज आता है थोरेसिक कैविटी में, तब जाकर जो लंग्स है वो रिफ्लेक्ट होगा, तब जाकर जो लंग्स की कैविटी है वो रिफ्लेक्ट होगी। कैविटी में चेंज तभी आएगा जब सबसे पहले थोरेसिक कैविटी में चेंज आएगा। एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम।
हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते हैं। अगर हमें पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर करना है तो सबसे पहले हमें थोरेसिक वॉल्यूम को अल्टर करना होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि रिस्पायरेशन के कौन कौन से स्टेप्स है। कभी कभी ये सीक्वेंसिंग आपको पूछ लेता है, तो आपको याद करने का तरीका हम बताते हैं। तो पहला क्या होगा आपका, एटमॉस्फेरिक लेवल पर होगा। जो पहला आपका ब्रीदिंग होगा या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक लेवल पर होता है। दूसरा सेकंड आपका कहां पर है, एल्वुलाई लेवल पर है। पहला आपका एटमॉस्फेरिक लेवल पर है, दूसरा आपका कहां पर है, तो वो आपका एल्वुलाई लेवल पर है। जो थर्ड है वो ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड होगा। पहला एटमॉस्फेरिक लेवल पर, दूसरा एल्वुलाई लेवल पर, तीसरा बाय ब्लड होगा, चौथा आपका ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होगा, एंड फिफ्थ आपका सेलुलर होगा। तो 5 स्टेप आपको याद हुआ। पहला एटमॉस्फेरिक लेवल पर, जिसे ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन कहेंगे। सेकंड आपका एल्वुलाई लेवल पर होगा, थर्ड आपका बाय ब्लड होगा, फोर्थ आपका ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होगा, फिफ्थ आपका सेलुलर होगा। तो आपके इस स्टेप ये याद करने का तरीका था। आइए देखते हैं। तो पहला स्टेप आपका क्या है, ब्रीदिंग आर पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर रिलीज आउट, जिसे ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन कहा जा रहा है। अब सेकेंड स्टेप क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन। थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। फोर्थ आप क्या है, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फोर्थ क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन, जहां पर ग्लूकोज से ऑक्सीजन बाइंड करता है और यहाँ पर CO2 वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज आउट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अगर हम बात करते हैं ब्रीदिंग का, तो ब्रीदिंग में 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। एक तो होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। तो देखिए, एक ब्रीदिंग इक्वल टू होता है 1 इंस्पायरेशन प्लस 1 एक्सपायरेशन। तो आइए देखते हैं कि कब इंस्पायरेशन होगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब इंस्पायरेशन होता है। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है। तो डायाफ्राम इन्वॉल्व होता है और एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल इन्वॉल्व होता है। जो डायाफ्राम होते हैं वो डोम शेप का होता है और वो थोरेसिक रीजन को एब्डोमेन से सेपरेट करता है, और जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो रिब्स के बीच में पाई जाती हैं। आइए देखते हैं। ब्रीदिंग में 2 स्टेजेस इन्वॉल्व है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। आइए देखते हैं। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन। इंस्पायरेशन में क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को हम इनहेल करते हैं, ड्रॉन इन करते हैं। एक्सपायरेशन में क्या करते हैं, एल्वुलर एयर को रिलीज आउट करते हैं। देखिए, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट। देखिए, जो एयर का मूवमेंट इनटू अंदर की तरफ होता है और बाहर की तरफ होता है लंग्स के, जिसकी वजह से क्रिएट होता है प्रेशर ग्रेडियंट। किसके इसके बीच में, लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। अब देखिए क्या है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कब होगा इंस्पायरेशन, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। मतलब कि जो निगेटिव प्रेशर होगा कहां पर, लंग्स में, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाकर क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा। अब देखिए एक्सपायरेशन कैसे होता है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हायर होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाकर क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है। देखिए इनमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है। तो पहली मसल आपकी है डायाफ्राम एंड ए स्पेशल सेट ऑफ मसल, जो कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल होती है, जो कि रिब्स के बीच में पाई जाती है। यही दोनों मसल हेल्प करती हैं इस ग्रेडियंट के क्रिएशन में। जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसके क्रिएशन में कौन कौन सी मसल हेल्प करती हैं, तो डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल करती हैं। चलिए
अब इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं। क्या है इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म? तो इनिशियली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन डायाफ्राम में होता है। जो डायाफ्राम है वो आपका नॉर्मली डोप शेप का होता है। जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फ्लैट हो जाता है। अब वॉल्यूम किधर से किधर बढ़ेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगा। एंड देन कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में। देन वॉल्यूम किधर से किधर बढ़ेगा, तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ेगा, जिसके वजह से ओवरऑल थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एंड देन पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। एक तरह से एल्वियोलर जो हमारी पल्मोनरी कैविटी है उसमें निगेटिव प्रेशर हो जाएगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाकर एयर इंटर करेगी। अब इसे ही हम क्या बोल देंगे, इंस्पायरेशन। अब वहीं पर हम बात करते हैं एक्सपायरेशन का। तो देखिए जिधर जिधर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ था अब वहां पर रिलैक्सेशन होगा। जिधर जिधर से वॉल्यूम बढ़ा था अब उधर उधर से वॉल्यूम कम हो जाएगा। तब अब देखिए ओवरऑल जो हमारी पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन हम एयर को स्क्रीन आउट कर देते हैं, देन हम एयर को हम रिलीज करते हैं। आइए देखते हैं। Inspiration is initiated by contraction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber in the anterior posterior। अगर डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम किधर बढ़ेगा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ एंड आउटवर्ड की तरफ जाएंगी, अप एंड आउटवर्ड। देन जो रिब हैं वो अब जाएंगी एंड काजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। अब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम किधर से किधर बढ़ेगा, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। यहां पर देखिए जरा, जब इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ जा रही है और कौन, स्टर्नम। एंड वॉल्यूम किधर से किधर बढ़ रहा है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। ओवरऑल इंक्रीजेज द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज ए सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। पहले थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, देन पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इंक्रीज द पल्मोनरी वॉल्यूम, जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ये लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से जो एयर है वो आउटसाइड से लंग्स में मूव करेगी, जिसे हम क्या कह देंगे, इंस्पायरेशन। ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये किसका है, इंस्पायरेशन का डायग्राम है। देखिए ये जो आपको दिखाया गया है ये डायाफ्राम है। जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये देखिए पहले डोम शेप का था, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट हो जाएगा, तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो रिब्स एंड स्टर्नम है ये आउटवर्ड एंड अपवर्ड की तरफ मूव करेंगी, जिससे वॉल्यूम किधर से किधर बढ़ेगा, तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम। अब आपका एक्सपायरेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम एंड द इंटरकॉस्टल मसल रिटर्न द डायाफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशंस and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume। अब क्या होगा, जो सबसे पहले thoracic volume डिक्रीज होगा, देन pulmonary volume डिक्रीज होगा एंड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली इंक्रीजेज हो जाएगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से एयर का एक्सपल्सन हो जाएगा, जिसे हम क्या कह देंगे, एक्सपायरेशन कह देंगे। We have ability to increase the strength of inspiration। हमारे पास एबिलिटी होती है इंस्पायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की, और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को किसके हेल्प से, एक एडिशनल मसल्स पाई जाती हैं हमारे एब्डोमेन में, इसके हेल्प से हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। ऑन द एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो वो ब्रीदिंग कितनी बार करता है, 12 to 16 टाइम पर मिनट करता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और हम ब्रीदिंग मूवमेंट को, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट, जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग मूवमेंट में, उसे हम एस्टिमेट करते हैं, उसे मेजर करते हैं जिस
इंस्ट्रूमेंट से उसका नाम है स्पायरोमीटर। ये डायग्राम पहचान लिया, इंस्पायरेशन का था, और ये देखिए एक्सपायरेशन का है। देखिए जिधर जिधर कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अब देखिए डायफ्राम रिलैक्स हो गया, फिर डोम शेप का हो गया। जो रिब्स और स्टर्नम में मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, अभी अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गई। एंड देखिए ओवरऑल जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो कम हुआ, एंड देन ये जो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम है कम हुआ, प्रेशर ज्यादा हुआ होगा और एयर एक्सपेल्ड आउट हुआ, बाहर की तरफ जा रहा है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। आज हम लोग इसको बहुत अच्छे से कुछ ट्रिकी तरीके से समझेंगे, जिससे हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइडल वॉल्यूम का। क्या है टाइडल वॉल्यूम? नॉर्मली आप जब नॉर्मली इंस्पायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जिसका वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml होता है। अगर आपसे पूछा गया टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml होता है। जो आप नॉर्मली वॉल्यूम आप एयर इंस्पायर्ड करते हैं या फिर एक्सपायर करते हैं नॉर्मल रिस्पायरेशन के दौरान, वही आपका क्या है? टाइडल वॉल्यूम है, जो कि 500 ml होता है। आपको ध्यान रखना है कि एक हेल्दी मैन में जो इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन का वॉल्यूम होता है वो 6000 to 8000 ml पर मिनट होता है। कितना होता है? 6000 to 8000 ml पर मिनट होता है। ये हमारा पहला टाइडल वॉल्यूम हो गया। सेकेंड हमारा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? देखिए एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, मतलब कि नॉर्मली आपने इंस्पायरेशन किया, नॉर्मली आपने एयर को इनहेल किया, नॉर्मली इंस्पायरेशन के बाद आप फोर्सफुली जितने एयर को इनहेल कर सकते हैं उन्हें हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। आइए देखिए एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो टाइडल वॉल्यूम का इंस्पायरेशन है वो पहले ऐड हो रहा है, एंड उसके अलावा जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है, ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन, आपका ये वॉल्यूम कितना होता है? 2500 to 3000 ml होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? मतलब आपने नॉर्मली एक्सपायरेशन किया, नॉर्मली एक्सपायरेशन के बाद मतलब नॉर्मली आपने क्या किया? एक्सहेलेशन किया, एयर को आउट किया, उसके बाद फोर्सफुली आप जितने एयर को आउट कर सकते हैं, फोर्सफुली जितना एक्सपायरेशन कर सकते हैं, वही आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। तो आइए देखते हैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है ये? 1000 to 1100 ml होता है। तो तीन चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या होता है रेसिडुअल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है उन्हें ही हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। जो हमारा स्पायरोमीटर है वो रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाता है। तो जहां जहां रेसिडुअल वॉल्यूम होगा उसे स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। वो एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम को नहीं कर पाएगा, दूसरा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को नहीं कर पाएगा, तीसरा टोटल लंग कैपेसिटी को नहीं कर पाएगा मेजर। रेसिडुअल वॉल्यूम आइए देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ये कितना होता है? 1100 to 1200 ml होता है। चलिए अब हम लोग कैपेसिटी पर आ गए। सबसे पहला हमारा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आपको ध्यान रखना है कैपेसिटी में हम कैसे याद रखेंगे? देखिए उधर का तो आसान है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कैपेसिटी में होता है। अगर देखिए कैपेसिटी की बात करेगा तो दोनों टर्म आएंगे, ठीक, इंस्पायरेशन भी आएगा और एक्सपायरेशन भी आएगा। अब देखिए लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है तो अपोजिट वाले को नॉर्मल रखेगा, मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है तो एक्सपायरेशन को नॉर्मल रखेगा, ठीक। अब देखिए जरा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक। मतलब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन इंस्पायर करता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन उसे हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं।
इसमें कौन कौन आपका आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आपके वैल्यू निकालना है तो आपको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम वाले वैल्यू को जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू, आपकी कैपेसिटी की वैल्यू निकल जाएगी। ये फार्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। हमने कहा कैपेसिटी में इन दोनों में कैसे पहचानेंगे, अगर एक्सपायरेटरी है इसका मतलब इंस्पायरेशन यहाँ पर नॉर्मल होगा। आइए देखते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन एक्सपायर करता है नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, उसे ही क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। देखिए, रेसिडुअल कैपेसिटी एंड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। रेसिडुअल कैपेसिटी में वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जबकि आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में आपको एक्सपायरेशन को नॉर्मल रखना है। इसमें आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में एक टर्म आपको ध्यान रखना, मैक्सिमम की बात कर रहा होगा। हमेशा एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पर क्या करता है, वो रिपीट करता है, एग्जैक्ट लाइन रखता है, आपको मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहा होगा। देखिए, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ठीक, फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन ब्रीथ कर सकता, मैक्सिमम जितना वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ कर सकता है, वही आपका क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी होगा। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, ERV प्लस TB प्लस IRV आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में आपको एकोमोडेटेड का एकोमोडेटेड टर्म ध्यान रखना है, आप पहचान जाएंगे टोटल लंग कैपेसिटी की बात कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ ए फोर्स इंस्पायरेशन। आप फोर्सफुली इंस्पायरेशन करें, एंड तक जितना कर सकते हैं, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपका लंग्स रख सकता है, उसे ही टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। इसमें आपका RV, ERV, TB एंड IRV आ जाएगा, या फिर हम वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम कह सकते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, प्राइमरी साइड क्या है गैसेस के एक्सचेंज का, तो प्राइमरी साइड होती है एल्व्यूलाई। गैसेस के एक्सचेंज का प्राइमरी साइड एल्व्यूलाई है। देखिए जरा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक, एंड देखिए, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दिस साइड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। गैसेस का एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन होता है। वो मेनली बेस्ड किस पर होता है, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर बेस्ड होता है। गैसेस का जो डिफ्यूजन है कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, देखिए जरा। नंबर 1 सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पर डिपेंड करेगा, नंबर 2 थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पर डिपेंड करेगा, एंड नंबर 3 पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस पर डिपेंड करता है। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू है अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे कि सिस्टमिक आर्टरी में कैसा जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा है, सिस्टमिक वेन में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कैसा है। ये सब पार्शियल प्रेशर के टर्म दिए हुए हैं। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका दिया हुआ है, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आपका दिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। ये देखिए, जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में कितना होता है 159, एल्वुलाई में 104,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होगा, टिश्यू में 40 होगा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो देखिए जरा, एल्वुलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, एल्वुलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, एल्वुलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। अब वहीं पर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 होता है, एल्वुलाई रीजन में 40 होता है, डीऑक्सीजनेटेड में 45 होता है, ऑक्सीजनेटेड में 40 होता है और टिश्यू में 45 होता है। यहाँ पर जो ग्रेडियंट होता है वो किधर से किधर जाएगा, टिश्यू टू ब्लड जाएगा, देखिए अपोजिट है, और ब्लड टू एल्वुलाई रहेगा। ऑक्सीजन एल्वुलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वुलाई की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। और आपको ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ये देखना है, ब्लड में आपको ये देखना है कि अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो आपका, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो आपका जो ऑक्सीजन 40 होगा और कार्बन डाइऑक्साइड 45 होगा। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो आपका ऑक्सीजन 95 होगा और कार्बन डाइऑक्साइड 40 होगा। एल्वुलाई में ये वाला देख लीजिए और टिश्यू में ये देख लीजिए। अब बाकी हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे। ये देखिए, ये है आपका लंग्स, ये है आपका हार्ट, और ये सब आपके ब्लड वेसल्स दिखाए गए हैं, और ये है आपके बॉडी की टिश्यू। अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, इंस्पायरेशन किया, एयर कहां पर आया, एल्वुलाई में आया, और एल्वुलाई का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना है 104 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना 40 है। अब देखिए, अब यहां से जो ऑक्सीजन है एल्वुलाई से कहां पर आया होगा, इसे पल्मोनरी वेन में आया होगा, यहाँ पर ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हुआ। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होते हुए आपके हार्ट के राइट एट्रिया में आया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक आर्टरी के द्वारा इस बॉडी टिश्यू को भेज दिया गया। अब आपको पता होना चाहिए सिस्टमिक आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 95 होगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 40 होगा। अब हमारी बॉडी की सेल क्या करेगी, ऑक्सीजन यूज कर लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में मिक्स कर देगी। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट के राइट एट्रिया तक कौन लेकर जाएगा, सिस्टमिक वेन लेकर जाएगी। सिस्टमिक वेन के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 40 होगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 45 होगा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ गया, राइट एट्रिया में, देन राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी फिर लेकर के कहां गई, लंग्स में, एंड देन आउटसाइड। अब देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी होती है 20 to 25 टाइम्स हायर होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, and amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit differences partial pressure is much higher as compared to that of oxygen। अब देखिए, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो बना किस किस का है, वो 3 लेयर का बना हुआ है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितने लेयर का बना हुआ है, 3 लेयर का बना हुआ है। अब यहाँ पर 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन फिर स्टार्ट करते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है मेजर 3 लेयर का बना होता है। ठीक, मेजर 3 लेयर कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ये देखिए, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, ये आपको एल्वुलर कैविटी दिख रही है। स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, ये आपका फर्स्ट लेयर हो गई डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की। और जो आपकी सेकंड लेयर है वो है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर ब्लड दिखाया जा रहा है, इधर ये आपकी एंडोथेलियम, ये आपकी एंडोथेलियम, तो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। और देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी के बीच में ये सब जो दिखाया गया है ये क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस है। जो बेसमेंट सब्सटेंस होता है ये नॉन सेलुलर होता है क्योंकि यह एक सब्सटेंस है। तो 3 लेयर आपको याद हुआ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का। पहला क्या हो गया, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई जो कि 1 सेल थिक होता है, और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और इनके बीच में जो तीसरा है वो है बेसमेंट सब्सटेंस। देखिए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 मेजर लेयर है। पहला आपका क्या है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, सेकंड क्या है, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरी, एंड थर्ड आपका क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस। एंड आपको जो कि क्या कहाँ पाया जाता है, इन दोनों के बीच में, स्क्वैमस एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। अब देखिए जो टोटल थिकनेस होता है इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का वो मच लेस देन ए मिलीमीटर होता है। कितना होता है, मच लेस देन 1 मिलीमीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। Are factors in our body favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue and carbon dioxide tissue to alveoli? ऑक्सीजन एल्वुलाई से टिश्यू की तरफ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्वुलाई की तरफ आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अगर गैसेस के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो गैसेस में कौन कौन सा आ जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का 97% कौन ट्रांसपोर्ट करता है, आरबीसी करती है, एंड 3% डिजॉल्व प्लाज्मा। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 70% कौन करता है, बाइकार्बोनेट करता है, एंड 20 to 25% कौन करता है, आरबीसी करता है, एंड 7% डिजॉल्व प्लाज्मा। आइए देखते हैं। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए जो मीडियम होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है। देखिए 97% ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 97% कौन ट्रांसपोर्ट करता है, आरबीसी, एंड जो 3% बच जाता है वो कौन करता है, डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा करता है। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का 20 से 25% कौन ट्रांसपोर्ट करता है, आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है, और 70% बाइकार्बोनेट करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 7% डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू होता है। चलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो जो हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर का आयरन कंटेनिंग क्या होता है, पिगमेंट होता है, जो कि प्रेजेंट कहां पर होता है, आरबीसी में होता है। आरबीसी का कलर रेड किसकी वजह से होता है, इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है। एंड देखिए ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है एक रिवर्सिबल मैनर में, और बनाता क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करता है मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल किसका, ऑक्सीजन का। एंड बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
and partial pressure of carbon dioxide, hydrogen, ion concentration, temperature and other factors which can interfere with this binding. अब देखिए हमें यहाँ पर सिग्मोइड कर्व मिलता है किसके किसके, देखिए ए सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन इंपॉर्टेंट है व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, अगर हम प्लॉट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में तो हमें सिग्मोइड कर्व मिलता है। इस कर्व को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहा जाता है, जो कि हाईली यूजफुल होता है किसके बारे में स्टडी करना, इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। चलिए बात करते हैं एल्बुलाई पर। तो एल्बुलाई लेवल पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो हाई होता है। जब ऑक्सीजन हाई होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लो होगा तो एच आयन लो होगा, एच आयन लो होगा तो पीएच क्या होगा, यहाँ पर हाई होगा, और टेम्परेचर यहाँ पर कैसा होगा, लोअर होगा। ये सारे फैक्टर फेवरेबल हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से वहां बाइंड करेगा जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहां पर हाई है, एल्बुलाई पर हाई है। और कार्बन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन के बाइंड करने के लिए फेवरेबल कंडीशन कहां मिलेगी, एल्बुलाई लेवल पर मिलेगी। क्या क्या है फेवरेबल कंडीशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो, एच आयन लो एंड टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ पर लो होगा। अब चलिए वहीं पर, अब देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन एल्बुलाई लेवल पर हुआ और ब्रेक कहां पर होगा, टिश्यू लेवल पर होगा। टिश्यू लेवल पर क्यों होगा, क्योंकि टिश्यू लेवल पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगा, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा और टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ पर हाई होगा। तो ये कंडीशन फेवरेबल है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के डिसोसिएशन के लिए फेवरेबल कंडीशन कहां मिलेगी, टिश्यू लेवल पर मिलेगी। चलिए ये कर्व भी इंपॉर्टेंट है। बात आती है ये जो कर्व है कब राइट शिफ्ट होती है और कब लेफ्ट शिफ्ट होती है। ये राइट शिफ्ट है, ये जो हम इस तरह से बना रहे हैं ये राइट शिफ्ट दिखाया गया है। राइट शिफ्ट कब होगी, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, लो होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होगा और H प्लस आयन हाई होगा और pH लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा और P50 वैल्यू जो है वो भी कैसी होगी, हाई होगी। ये सारे कंडीशन हमें कहां पर देखने को मिलेगी, एल्बुलाई लेवल पर देखने को मिले, सॉरी कहां देखने को मिलेगी, टिश्यू लेवल पर देखने को मिलेगी। ये सारी कंडीशन हमें कहां पर देखने को मिलेगी, तो हमें ये टिश्यू लेवल पर देखने को मिलेगी। तो टिश्यू लेवल पर ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा है, आपका राइट साइड में, और लेफ्ट में कब शिफ्ट होगा, इन सभी का अपोजिट कर देंगे तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, और कहां पर, एल्बुलाई लेवल पर। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको ध्यान रखना है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू पर कितना ऑक्सीजन डिलीवर करती है, 5 ml ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड आउट बाय हीमोग्लोबिन। देखिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो इसे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहेंगे। अब देखिए दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, मतलब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहां होगा, टिश्यू लेवल पर, और ब्रेकडाउन कहां पर होगा, एल्बुलाई लेवल पर। आइए देखते हैं, दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन is a major factor which could affect this binding. When partial pressure of carbon dioxide high, partial pressure of oxygen is low in the tissue.
द मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स। जबकि बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई, ये हमें कहाँ मिलेगा, एल्विलाई लेवल पर। और यहाँ पर क्या होगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन होगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू इज डिलीवर एट द एल्विलाई। अब एक बात करते हैं, आरबीसी में एक एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हमें देखने को मिलेगा, आरबीसी में, एंड माइन्यूट क्वांटिटी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, प्लाज्मा में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का मैक्सिमम क्वांटिटी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, आरबीसी में, और माइन्यूट क्वांटिटी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, प्लाज्मा में, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। देखिए यहाँ पर ये जो एंजाइम है दोनों डायरेक्शन में काम करता है। देख, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनता है, फिर ये बाइकार्बोनेट और H आयन में ब्रेक हो जाता है। आइए देखते हैं, एट द टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई। टिश्यू पर जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर कैटाबोलिज्म होता है। कैटाबोलिज्म बोले तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस बनते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज होता है ब्लड में, ब्लड बोले तो आरबीसी एंड प्लाज्मा, और क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट एंड H आयन। अब एल्विलाई साइड पर क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होता है, अब ये जो रिएक्शन है प्रोसीड करता है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब टिश्यू साइड पर इधर से इधर आएगा एंड एल्विलाई साइड पर इधर से इधर जाएगा। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, and thus carbon dioxide trapped as bicarbonate at the tissue level transported to the alveoli is released out। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, every 100 ml deoxygenated blood deliver approximately 4 ml carbon dioxide to alveoli level। इससे पहले आपने अभी क्या पढ़ा कि पीछे जो पढ़े आए हैं कि every 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर कर रहा था। अब क्या पढ़ रहे हैं, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्विलाई को 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। अगर हम रिस्पायरेशन के रेगुलेशन की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व किसका किसका होता है, आइए देखते हैं। एक तो होता है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। पहली बात आपको यह ध्यान रखना है, यहाँ पर जो रिस्पायरेशन का रेगुलेशन किसके द्वारा होता, बाई न्यूरल सिस्टम के द्वारा होता, बाई न्यूरल सिस्टम। रिस्पायरेशन को कौन रेगुलेट करता है, हमारा न्यूरल सिस्टम रेगुलेट करता है। ये स्पेशल सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन, हमारे मेडुला रीजन में एक स्पेशल सेंटर होता है ब्रेन में जिसका नाम क्या है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन के मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हमारे रिस्पायरेशन के रेगुलेशन के लिए। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर हमारे ब्रेन के मेडुला रीजन में है जो कि हमारे रिस्पायरेशन को रेगुलेट करता है। एक और सेंटर है जो कि प्रेजेंट होता है पॉन्स रीजन में, ब्रेन के पॉन्स रीजन में, जिसका नाम क्या है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जो कि हमारे रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को क्या करता है, मॉडरेट करता है। तो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को कौन मॉडरेट करता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, और रिस्पायरेशन को रेगुलेट कौन करता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ये आपको ध्यान रखना है। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक होता है कीमोसेंसिटिव एरिया। जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है कहां पर होता है, एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, मतलब ये भी कहा जो कीमोसेंसिटिव एरिया है ये भी ब्रेन के मेडुला रीजन में होता है और रिदम सेंटर के बिल्कुल एडजेसेंट होता है, पास में होता है। अब किसके लिए सेंसिटिव होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन के लिए सेंसिटिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा आपको और क्या ध्यान देना है, जो रिसेप्टर्स होते हैं ये किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये भी किसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H आयन को ये भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट।
ऑक्सीजन का जो रोल होता है रिस्पायरेटरी रिदम के रेगुलेशन में बहुत ही कम होता है, इसीलिए क्या बोला गया, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ डिसऑर्डर्स देखने जा रहे हैं। पहला डिसऑर्डर है अस्थमा। जो अस्थमा होता है इसमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। मतलब इसमें व्हीजिंग की साउंड हमें सुनाई देती है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल में। बात करते हैं एम्फाइसेमा का। यह एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। क्रोनिक डिसऑर्डर क्या है? जो धीरे धीरे डेवलप हो और बहुत लंबे टाइम तक हमारे बॉडी में रहे, उन्हें क्रोनिक डिसऑर्डर कहेंगे। ये इसमें क्या होता है, जो एल्वियोलर वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है और जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज कर जाती है, जिससे ब्रीदिंग में हमें डिफिकल्टी होती है। और ये किसका मेजर कॉज क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें देखिए ये बीमारी ऐसे लोगों की होती है जो स्टोन ब्रेकिंग या ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहां पर डस्ट प्रोड्यूस होता है। बार बार वो इसके संपर्क में आते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होने लगता है लंग्स में एंड फाइब्रोसिस होता है, लाइक प्रोलिफरेशन होने लगता है किसका? फाइब्रस टिश्यू का। अब जिसकी वजह से देखिए हमारा जो लंग होता है पहले स्पॉन्जी होता है, जब फाइब्रोसिस होने लगता है तो कैसा हो जाता है? बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में दिक्कत होती है। और ये जिससे हमारा लंग भी क्या हो सकता है? बहुत लंबे टाइम तक अगर ये प्रोलिफरेशन होता रहा तो हमारा लंग भी डैमेज हो सकता है। इस वजह से जो वर्कर्स होते हैं, जो ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्हें प्रोटेक्टिव मास्क पहन के रखना चाहिए। तो हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस फिनिश हुआ। एंड देन आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए एक मोटिवेशन के साथ। यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि अभी हमारे पास बहुत कम टाइम बचे हुए हैं, कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। आपको अच्छे से अपनी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहना है, बार बार चैप्टर को रिवीजन करना है। एनसीईआरटी आपको बायो बार बार पढ़नी है। डेफिनेटली आप बढ़िया मार्क्स स्कोर करेंगे और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं, अगर लास्ट तक आप कंटिन्यूटी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।